Assalamu alaikum students. Now we are going to discuss about the process of experimental study. That is how you are going to conduct a experimental study, whether in the psychology or in any medical sciences. So first of all, you have to formulate the research statement. आपको पहले आइडिया देखना है कि आप क्या करने जा रहे हो, आपकी स्टडी जो है या आपका एक्सपेरिमेंट है क्या है, किस रिलेटेड है, क्यों करने जा रहे हो, वो आपको पता होने चाहिए, कहाँ करने जा रहे हो। ये सारा जो है कंक्लूड होता है आपके रिसर्च स्टेटमेंट में। तो पहले ही बता चुकी हूँ, रिसर्च स्टेटमेंट जो है क्लियर कॉन्साइज डिक्लेरेशन होती है किसकी, रिसर्चर की, किस रिलेटेड, उसके प्रॉब्लम और इशू के रिलेटेड कि वो कैसे वो करने जा रहा है। तो फर्स्ट स्टेप इज रिसर्च स्टेटमेंट। सेकंड वन इज द हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। सो आपको जो है जब आपने एक रिसर्च स्टेटमेंट बनाया, वो जो है उसी के साथ आप उसके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो, गोल्स, आप एम्स बना रहे हो कि इस स्टडी का मकसद क्या है, वो आप एक या दो या तीन पॉइंट्स में जो है स्टेटमेंट्स में लिख देते हो। उसके बाद ही आप हाइपोथेसिस कर रहे हो, आप फॉर्मुलेट करते हो हाइपोथेसिस। मतलब आप जो है ये स्टेटमेंट जो है अपनी प्रिडिक्शन दे रहे हो कि इस रिजल्ट का क्या आपका निचोड़, आपका अनुमान क्या है, आपकी प्रिडिक्शन क्या है कि ये जो रिजल्ट है क्या होगा, क्या रिलेशन होगी, क्या इफेक्ट होगा, नहीं होगा, क्या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो आप तक है। या जो इसके डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स से कोई जो है लेन देन नहीं रखते, मतलब नो रिलेशनशिप है। या डेमोग्राफिक वेरिएबल्स का क्या आ जाता है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप किन के साथ, जो आप डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल पढ़ने जा रहे हो इसमें। देन थर्ड वन जो है इसमें आपका जो आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, दैट इज सैम्पलिंग, सैम्पल एंड द सैम्पलिंग आर स्टडी पॉपुलेशन। तो जिन पे आप स्टडी करने जा रहे हो वो पार्टिसिपेंट्स, उनको आप जो है सिलेक्ट कर रहे हो कि आपकी जो वो डिपेंड करता है आपका रिसर्च स्टेटमेंट जो है वो क्या है। तो उसी पे आप जो है वहां पे आप जो है फाइनली ये डिसाइड करते हो कि आप किन पे कौन पार्टिसिपेंट्स लोगे, क्या एज ग्रुप होगी, क्या जेंडर होगा, भी ह्यूमन्स है या एनिमल्स है, तो क्या है वो आप वो डिसाइड कर लेते हो। तो यहाँ पे एक टर्म आती है सैंपल, ठीक है। तो सैंपल हो गया, मान लीजिए आपके पास जो है एक चावल की बोरी है, तो आप ये एज्यूम करते हो कि सारी चावल की बोरी जो है इसके दाने मोटे मोटे हैं और सारे सूखे हैं। तो अब आप ये आपने एज्यूम कर लिया, लेकिन कैसे एज्यूम कर लिया, पहले आपने थोड़ा सा बीच में से कहीं भी निकाला, चाहे ऊपर से निकाला या बीच में से निकाला, मुट्ठी निकाली और आपने जो वो देखा वो आपने एज्यूम कर लिया कि सारा ही होगा, दैट इज सैंपल। तो यहाँ पे जो है हमारी स्टडी का भी पार्टिसिपेंट सेम होते हैं कि आपने किसी भी पॉपुलेशन से उठा के जो है, जैसे मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स आपने उठाए, आपने 20 ईयर्स के ले लिए, तो इस 20 ईयर्स के आपने उठा के, मान लीजिए आपने स्कूल भी सेम लिया, लेकिन आप आपके स्टूडेंट्स है कोई भी 20 उठा के ले रहे हो, दैट इज रेंडमली उठा रहे हो। तो वो जो आप ये 20 ले रहे हो, जो इनका इफेक्ट आएगा आप एज्यूम करते हो कि बाकी जो होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, दैट इज सैंपल। तो आपका जो है सैंपल जो है पॉपुलेशन का ही सेम होता है, फीचर्स भी सेम होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होते हैं, तो उसको आप बोलते हो सैंपल। सो सिलेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट जो है ये सैम्पलिंग और इसी में सारा आता है, डिपेंड कर रहा है आपकी स्टडी जो है किस पे है और आपका स्टेटमेंट क्या है, उस पे वो जो है डिपेंड करता है। देन आपने जब सिलेक्ट पार्टिसिपेंट्स किए, नाउ आप क्या करते हो, आप डिजाइन करते हो एक्सपेरिमेंट। आपके एक्सपेरिमेंट जो है कहाँ पे होने जा रही हैं, कंट्रोल्ड है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप है क्या इसमें, तो इसमें वेरिएबल्स क्या रहेगा और प्रोसीजर क्या रहेगा। तो यहाँ पे दो टर्म्स फिर से नई आ गई, कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। सो कंट्रोल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का क्या है, कंट्रोल मीन्स मान लीजिए मैंने 20 ईयर्स के बच्चे ले लिए, सारे मेल्स ले लिए, तो इनको मैं क्या कर रही हूँ, इनको कोई मैं स्लीप टाइम नहीं दे रही हूँ, ठीक है, कोई सोने नहीं देना है, इनके साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है, तो दैट इज कंट्रोल। मतलब सेम सैंपल का ही है लेकिन कोई मैनिपुलेशन नहीं ला रहे हो, कोई चेंज नहीं ला रहे हो, दैट इज जो उसको आप बोलते हो कंट्रोल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या है कि यहाँ पे आप मैनिपुलेशन ला रहे हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ला रहे हो, मतलब क्या कि मैं इनकी जो है स्लीपिंग टाइम में चेंज ला रही हूँ, मैं किसी को 2 घंटे दे रही हूँ, किसी को 3 घंटे दे रही हूँ, किसी को 6 घंटे दे रही हूँ, तो वो जो है दैट इज मैं मैनिपुलेशन ला रही हूँ, चेंज ला रही हूँ, तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया वो पार्टिसिपेंट है जिनमें आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज ला रहे हो, और कंट्रोल ग्रुप वो हो गया कि आप जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई चेंज नहीं ला रहे हो, देयर इज नो मैनिपुलेशन, लेकिन आप दोनों में जो है ऑब्जर्व करोगे डिपेंडेंट वेरिएबल में इफेक्ट आया कि नहीं आया, ठीक है। सो वो आपकी जो है
एक्सपेरिमेंटल कंडक्शन में ही ये स्टेप आ जाएगा। देन आपका जो है डेटा कलेक्शन। नाउ यू आर गोइंग टू एक्चुअली, जब आपने प्रोसीजर बोला कि मान लीजिए एक ग्रुप को आप 2 घंटे का नैप देंगे, एक ग्रुप को आप आधे घंटे का नैप देंगे, एक ग्रुप को आप 3 घंटे का नैप देंगे, ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आपने डिसाइड कर दिया और दे चुके हैं। नाउ यू विल कलेक्ट द डेटा, दैट इज कि आप उनके जो है पढ़ाई की कंसंट्रेशन चेक करोगे। सो दैट इज थ्रू मे बी आप मेमोरी टेस्ट कर रहे हो या कोई जो है और टेस्ट लेके जो है आप उनको चेक कर रहे हो, दोनों का करोगे, एक्सपेरिमेंटल का भी कंट्रोल का भी। लेकिन एक्सपेरिमेंटल में आपने क्या किया, लेवल्स ऑफ स्लीप को चेंज किया, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में कोई चेंज नहीं किया, उनका सेम रखा, उनसे छेड़छाड़ी नहीं की, लेकिन दोनों का जो है टेस्ट आप किया, क्योंकि आप चेक कर रहे हो कि दो चीजें चेक कर रहे हो कि एक तो जिनको आपने डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्लीप दे दी उनमें चेंज आया कंसंट्रेशन में, एक तो वो भी पता चलेगा, दूसरा कि जिनको कुछ नहीं चेंज किया क्या उनमें चेंज आया कि नहीं। अगर उनमें सेम रहा वही जो पहले इनको भी स्लीप से पहले था, तो दैट मीन्स कि चेंज लेवल्स ऑफ स्लीप से आया है, चाहे कम आया है ज्यादा आया है, चेंज आया है। दूसरा जो आप इनमें देखोगे कि जिसको आपने ज्यादा नैप दे दिया उसको ज्यादा आया कि कम आया, तीसरा जिसको कम दे दिया उसको कम आया कि ज्यादा है। तो विद इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में भी आपको जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे एंड कंपैरिजन किसके साथ, कंट्रोल ग्रुप के साथ आएगा उनको। सो डेटा कलेक्ट आप ये करोगे, उनको आप फोकसिंग लेवल्स आप चेक करोगे। देन उसके बाद ही आप क्या करोगे, नाउ यू विल एनालाइज द डेटा। आप देख रहे हो कि डेटा कलेक्ट कर लिया, मेमोरी टेस्ट ले लिया, आप देखोगे किस में मान लीजिए मार्क्स ज्यादा है या कम है, या रिटेंशन पावर किस में ज्यादा था या कम था, वो है एनालिसिस ऑफ द डाटा। सो डाटा एनालिसिस में आप क्या करते हो, जो आपने डेटा ले लिया, रिकॉर्ड ले लिया, रिपोर्ट ले लिए या टेस्ट ले लिया, उसको आप एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, कि रिजल्ट क्या है। नाउ रिजल्ट इंटरप्रिटेशन इसके बाद आ जाता है। रिजल्ट इंटरप्रिटेशन में आप क्या करते हो, या ड्राइंग कंक्लूजन, तो आप देखते हो कि कम था या ज्यादा था, वो आप इसमें करोगे। देन लास्ट वन इज द रिपोर्ट ऑफ द फाइंडिंग्स, दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ द स्टडी। सो जो आपको एक्सपेरिमेंट है इसके रिजल्ट को आप जनरलाइज करते हो, शेयर करते हो रिसर्च फाइंडिंग्स बाकी ग्रुप्स में, रिपोर्ट्स में, आर्टिकल्स में, पेपर्स में, जिसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ द रिजल्ट्स और जनरलाइजेशन ऑफ द स्टडी। तो जनरलाइजेशन आप ये भी समझ सकते हो कि आपने जब देखा मान लीजिए 3 घंटे की नैप की वजह से जो है कंसंट्रेशन इन बच्चों में इंक्रीज हो गया, तो यू विल एज्यूम, आप इसको किसी और ग्रुप में भी कर सकते हो, फिर आप एज्यूम कर सकते हो कि नहीं बाकी जो 20 ईयर्स के बच्चे हैं अगर आप इनको 3 घंटे की नींद दोगे और सेम कंडीशन अप्लाई करोगे जो इस रिसर्चर ने की, तो आप एज्यूम करोगे कि इसकी वजह से जो है कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। दैट इज जनरलाइजेशन ऑफ द स्टडी। तो उसके बाद ही जो इसके हैं मूविंग टुवर्ड्स एडवांटेजेस, तो फर्स्ट इट इज अ साइंटिफिक एक्यूरेट है। सेकंड वन इज इसमें आप जो है कॉज इफेक्टिव रिलेशनशिप पढ़ सकते हो, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल जो आप पढ़ सकते हो। चौथा जो है इसमें वो है आपका ये जो है रेप्लीकेबल है, दैट इज रियलेबिलिटी स्टडी की बहुत ज्यादा हाई है। आप स्टडी को रेप्लीकेट कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो दुनिया के किसी भी कोने में, लेकिन पार्टिसिपेंट्स आप ले सकते हो यही, तो रिजल्ट आपको जो है रिपीट कर सकते हो। वैलिडिटी है इसकी, मान लीजिए आपने स्लीप टाइम ले लिया या आप वो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो जो आपने देखा है कि ये इंस्ट्रूमेंट यही काम कर रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ से लेके यूनिवर्स में कहीं भी आप वर्ल्ड में ले लो, वो वहां भी काम करेगा। मान लीजिए वेट 1 kg जो है, यहाँ भी इंडिया में भी 1 kg है, कश्मीर में भी 1 kg है, तो यूएसए में लोगे वहां भी 1 kg है, तो वो जो है वो वैलिडिटी होती है। सो एक्सपेरिमेंटल में आप जो है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में इंस्ट्रूमेंट्स की वैलिडिटी भी जो बहुत एक्यूरेट होती है, हाई होती है, प्रिसीशन हाई होती है। देन मूविंग टूवर्ड्स क्या आप इसमें जो है वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जो आप जो है नेचुरल एनवायरनमेंट में नहीं कर सकते थे, आप जो है क्रिएट कर सकते हो, क्या रियल सिचुएशन एक लैब में कर सकते हो। देन उसके बाद ही जो है आप क्वांटिटेटिव जो आपके डेटा है वो आप कलेक्ट कर सकते हो एक्सपेरिमेंटल मेथड में। नाउ मूविंग टुवर्ड्स इसके जो डिसएडवांटेजेस है, दैट इज पहले हमारे पास आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है लैब में, तो चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि रियल वन नहीं है, उसमें रिफ्लेक्शन रियल वर्ल्ड की नहीं आती है। सेकंड वन इज द एथिकल कंसिडरेशन, जो है एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, एथिकल कॉन्फ्लिक्ट आप जिसको जो बोल रहे हो, तो वो हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिंपली कि अगर आपकी रिसर्च है,
अगर जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, इससे इफेक्ट पड़ सकता है या हार्म हो सकता है। जैसे आपने किसी को आधा घंटा ही दे दिया, तो आप क्यों डिवाइड कर रहे हो उसको 6 घंटे की नींद से? तो दैट मीन्स कि उसकी जो मेमोरी पे इफेक्ट हो सकता है। तो वो स्टडी जो हार्म कर सकती है, दैट कैन रीच टू द इथिकल कॉन्फ्लिक्ट और इथिकल इश्यूज, तो वो आ सकता है एक्सपेरिमेंटल में। देन इट इज द टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली एंड नीड्स द हाईली स्किल्ड एंड नॉलेजेबल पर्सन। तो जिसको रिसर्च करनी आती होगी वही करेगा, आम इंसान तो नहीं करेगा। जैसे हमने इंट्रोस्पेक्शन बोला था, कोई भी बंदा कर सकता है, ऑब्जर्वेशन ऑलमोस्ट कोई भी बंदा कर सकता है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो हर कोई बंदा नहीं करेगा, इसमें एक्सपर्टाइज की जरूरत होती है। देन लिमिटेड स्कोप, क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है, इन साइकोलॉजी में इसका लिमिटेड स्कोप इस लिहाज से है कि ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ब्रेन इज कॉम्प्लेक्स थिंग। तो माइंड जो है खुद एक कॉम्प्लेक्स चीज है। तो बिहेवियर और माइंड को जो है कॉम्प्लेक्स चीजें आप हर जगह लैब में जो है टेस्ट नहीं कर सकते हो। उसके बाद ही जो हमारे पास है दैट इज नोन है रिसर्चर्स बायास। सो रिसर्चर्स बायास में क्या होता है कि रिसर्चर जो है उसको जो रिजल्ट एक्चुअली दिमाग में होती है कि मुझे ऐसा रिजल्ट चाहिए कि जैसे मुझे बनाना है कि नहीं, स्टडी अगर आप टाइम जो स्लीप टाइम है वो इंक्रीज करता है कंसंट्रेशन, तो उसके हिसाब से जो आप रिजल्ट्स में छेड़छाड़ भी कर सकता है। दैट इज नोन है रिसर्च बायास। या हाथोन्स इफेक्ट, दैट इज कि जब बच्चे जो है उनको पता चल रहा है कि नहीं हम अंडर ऑब्जर्वेशन है, मे बी वो कंसंट्रेशन या परफॉर्मेंस में चेंज लाएंगे, दैट इज हाथोन्स इफेक्ट। सो हाथोन्स इफेक्ट जो है ये जो है एक टाइप का बयास है, जहां पे क्या होता है जो पार्टिसिपेंट होता है उसको पता है कि उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो वो अपनी जो है परफॉर्मेंस में अकॉर्डिंगली मैनिपुलेशन चेंज लाता है। तो उसको हम बोलते हैं हाथोन्स इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट हमारे पास रिसर्च में या एक्सपेरिमेंट में आता है, दैट इज द नोविस इफेक्ट या नोवेल्टी इफेक्ट। तो जैसे कि आपने कोई नई चीज सुन ली, मान लीजिए कोई बच्चा है वो या रिसर्चर है वो किसी पार्टिसिपेंट को बोल रहे हैं, मान लीजिए उनको बोलेंगे फॉर एग्जाम्पल हम आपके जो है स्टडी करना चाहते हैं कि एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो कैसे इफेक्ट करता है या हार्मोन जो है वो कैसे इफेक्ट करते हैं मेमोरी पे। ये इस बच्चे या पार्टिसिपेंट के लिए नई चीज है। वो खुद पहले सर्फ करेगा, नेट सर्फिंग करेगा, नेट पे सर्च करेगा, बुक्स पे पढ़ेगा, साइकोलॉजी खोलेगा, तो उसको ऑलरेडी उसकी नॉलेज आ जाएगी। तो दैट इज नोन एज नोवेल्टी इफेक्ट। या वो उसमें जो है ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा, मे बी उसकी वजह से परफॉर्मेंस में चेंज आएगी जो वो पहले नहीं दिखा सकता था। दैट इज अगेन नोन एज नोवेल्टी इफेक्ट। तो ये बायसेस या ये लिमिटेशंस है, डिसएडवांटेजेस एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के आप इंक्लूड कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी क्वेरी डू शेयर अस इन द कमेंट बॉक्स।